नमस्ते। भूमि क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने इसके पहले मेरे 3 वीडियो को देखे होंगे जिसमें मैंने इकोलॉजी को डिस्क्राइब किया था, उसको अच्छे से समझाया था और उम्मीद यही करता हूं कि उस टॉपिक को आप अच्छे से समझे होंगे। और इसके पहले के टॉपिक में जो था उसमें मैंने इकोसिस्टम का सिर्फ एक ही डिफिनीशन बताया था और उम्मीद यही करता हूं कि उस डिफिनीशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आज दूसरा डिफिनीशन मैं आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ एक और भी सिंपल सा डिफिनीशन बताऊंगा जिससे आपको इकोसिस्टम बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू ईपी ओडम महोदय ने कहा था कि जो ये इकोसिस्टम है वो किस तरीके से इंटरैक्ट करता है एक दूसरे कंपोनेंट के साथ, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। द इकोसिस्टम is the basic functional unit of organisms and their environment interact with each other with their own components। यदि हम इनके शब्दों में जाएंगे तो थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है कि इस डिफिनीशन को लंबा खींच दिया है, जबकि यदि उससे भी सिंपल शब्दों में यदि समझना चाहें तो इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। अब हम इन दोनों को रिलेट करके समझा देंगे जिससे कि ये पूरा इकोसिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। जब ओडम साहब ने जो चीजें कहा कि यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स मींस कि चाहे वो पौधा हो चाहे जानवर हो, दोनों मिलकर अपने एनवायरनमेंट के साथ, मतलब जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, जिस पर्यावरण में वो रहते हैं, उसी पर्यावरण में वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। जब वो इंटरैक्ट करते हैं और उनके साथ होने वाले जितने भी फंक्शन होते हैं और उसके बाद जो भी चीजें मिलती हैं वो इसी एनवायरनमेंट में रह जाती हैं। अब दूसरे में जो दिया है कि ये कितना सिंपल सा है, जो मैंने आपको जस्ट बताया है कि इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कैसे काम करती है इसका बताते हैं। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं ये अपना एक तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक तरह की वर्क के अनुसार अपना एक माहौल बनाते हैं। उस माहौल के अकॉर्डिंग वो एक फंक्शन करते हैं और वो फंक्शन किस तरह का होता है? वो फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना। पौधा है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, उसके लिए वो 2 तरीके के कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। एक तो बायोटिक कंपोनेंट्स खुद है और दूसरा वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में डिपेंड करता है उसी पे, जैसे एयर, वाटर एंड सॉइल। ये उसको अपने सराउंडिंग एरिया से मिलते हैं और क्योंकि वो खुद एक जैविक घटक के रूप में होता है इस वजह से वो सभी तरीके के वर्क करता है, जिसके फलस्वरूप वो अपने लिए भोजन बनाता है और वो जो भोजन बनाता है वही उसका फंक्शनल यूनिट कहलाता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों चीजें आपको बहुत ही इजीली वे में आपको समझ में आ गई है, ये उम्मीद भी मैं करता हूं। नेक्स्ट आता है जो इसका टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले बताया है कि जो इकोसिस्टम होता है ये बेस 2 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट्स। देन यदि हम थोड़ा सा सिंपल वे में जाते हैं तो जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक एंड जैविक घटक। और इससे भी सिंपल वे में आएंगे तो आप जानते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स, जिसको हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, निर्जीव एंड सजीव के बारे में। यही दोनों चीजें के बारे में पूरे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में आपको पढ़ाया जाता है या आप पढ़ते भी है या उसके बारे में आप पहले से भी जान रहे होंगे, तो उसको और क्लियरिफाई इस वीडियो से आपको हो जाएगा। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था, आज फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं। सॉयल, वाटर, एयर, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, मॉइस्चर एक्सेट्रा। ये सब चीजें क्या क्या चीजें हैं ये सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। जैसे कि सॉयल मीन्स कि मिट्टी एक तरीके का ऐसा एबायोटिक कंपोनेंट्स है जो इस धरा पर जीवन को लाने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन दूसरा है वाटर।
जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है। लेकिन इस धरा पे लगभग 70% के आसपास वाटर है, जिसमें सभी तरीके के जीव या पौधे भी होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा रहता है। लेकिन ये जो वाटर है, ये वाटर आ रहा है इस तरीके से कि एक तो सी वाटर है ही है, दूसरा आता है फ्रेश वाटर, और उस फ्रेश वाटर पे पूरी तरीके के जितनी भी जैविक चीजें हैं, खासकर पौधा और जानवर, ये उस पर अधिकतर डिपेंड है। ऐसा नहीं कि सी वाटर में चीजें नहीं पाई जाती है, सी वाटर में भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स पाए जाते हैं, लेकिन वो एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है क्योंकि वो खारा होता है, इस वजह से। तीसरा है एयर। एयर इन द सेंस कि आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एयर एक तरीके का ऐसा है कि जिससे सभी तरीके के पौधे हों चाहे जीव हों, वो इसी एयर पे डिपेंड है। एग्जांपल्स के रूप में यदि आप लेंगे तो ऑक्सीजन एयर का ही एक कंपोनेंट्स है, ठीक है। इन द सेंस कि मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम एयर के नाम से जानते हैं। हम यहाँ सिर्फ थोड़ा सी चीजें बताना चाहेंगे कि ये ऑक्सीजन सभी तरीके के जीवन के लिए क्या है, जरूरी है। यदि ये नहीं होगा तो कोई भी जीवन सर्वाइव नहीं कर सकता है। सोलर रेडिएशन इन द सेंस कि यदि आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हो, सोलर रेडिएशन क्या होता है, तो यहां इंक्लूड हम कर देंगे सनलाइट, जो किसी भी जैविक घटक के लिए सबसे जरूरी एनर्जी के रूप में सनलाइट होती है। देन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है कि हम सभी जानते हैं कि हम जिस भी एरिया में रहते हैं वो एक टेम्परेट जोन में आता है, और उस टेम्परेट जोन में आने का क्या मतलब हुआ कि एक डिफरेंट टेम्परेचर हमको मिलेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 डिग्री और मिनिमम से मिनिमम माइनस में भी जा सकता है। लेकिन हम एक ऐसे टेम्परेट जोन में रहते हैं जहां पर टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ही कम होता है। मॉइस्चर इन द सेंस कि मॉइस्चर क्या है, नमी। हमारे इन्वायरमेंट में नमी या मॉइस्चर हमेशा बनी रहती है, जिससे कि चीजों को आसानी से कैरी ऑन किया जा सकता है। तो ये पूरा था आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और जिसे भी नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकता है। मैं दोबारा प्रयास करके आपको अच्छे से समझा दूंगा। दूसरा इसका आता है बायोटिक कंपोनेंट्स इन द सेंस कि जैविक घटक के रूप में जो चीजें आती है, जिसको हम लिविंग थिंग्स जानते हैं के रूप में जानते हैं। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि जैविक घटक में क्या क्या आता है, ठीक। ये मुख्य रूप से दो चीजों में डिवाइड होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स मैं आपको समझा देता हूं, हेट्रो मीन्स आपको समझा देता हूं, तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा इन दोनों शब्द का मतलब क्या होता है। यदि इसको आप समझेंगे तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब होता है पोषण। देन अब आपको क्लियर हो गया कि स्वयं का पोषण जो जिससे मिलता हो स्वयं का पोषण, वही आता है आपका ऑटोट्रॉप्स में। और दूसरा है हेट्रोट्रॉप्स मीन्स कि हेट्रो मतलब होता है अदर न्यूट्रिशन। आपको थोड़ी चीजें हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं, और भी सिंपल वे से बताने के लिए मैं ये चीजें आपको दिखा रहा हूं। तो अदर मतलब हो गया दूसरों पर। जो लोग अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स इन द सेंस कि ये होते हैं परपोषी। और जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वो होते हैं स्वपोषी और ऑटोट्रॉप्स, ठीक। तो इस दोनों टर्म से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्वपोषी किस में आता है और परपोषी किस में आता है। जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो होते हैं आपके स्वपोषी, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। लेकिन सभी ग्रीन प्लांट को छोड़कर जितने भी दूसरे टाइप के जीव जंतु हैं वो अपने भोजन के लिए इन्हीं पौधों पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के रूप में कहे जाते हैं। तो इस बेस पे ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स था और एबायोटिक कंपोनेंट्स था, इन दोनों को मैंने मेनली रूप से समझा दिया है, और उम्मीद करता हूं कि बहुत ही इजी वे से के रूप में मैंने समझाया है, और उम्मीद यही करता हूं कि आप सभी को ये सब चीजें समझ में आई होंगी। जैसा कि इस टॉपिक से क्लियर है कि चीजें आपको सिर्फ देखने से समझ में आ सकती हैं, क्योंकि ये जितनी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है ये कहीं ना कहीं हम सभी उस चीज के साथ हमेशा, उस कंपोनेंट्स के साथ हमेशा इंटरेक्शन में करते रहते हैं। जैसे जीव होता है तो वो क्या करता है, सांस लेता है, सांस के लिए हवा पे निर्भर है, और हवा क्या है,
हवा एक तरीके से अजैविक घटक है। पौधा अपने भोजन के लिए लाइट पे निर्भर करता है, वाटर पे निर्भर करता है, सॉइल पे निर्भर करता है, और उस डिपेंड हो जाने की वजह से वो उन्हीं चीजों से लेता है। और ये सभी चीजें क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में आती हैं। तो कहीं ना कहीं सभी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, और इंटरेक्शंस के बाद उसी प्रक्रियाओं के बारे में हम इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को या ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस टॉपिक से आगे मेरा जो वीडियो आएगा वो कल आएगा। धन्यवाद।